हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एमपीएससी डब्ल्यूआरडी जिला परिषद ऐसे एग्जाम्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया था 2-3 दिन पहले। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया होगा तो वो लेक्चर ज़रूर देख लेना। आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप अपने चैनल से आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने फ़ोन पे मिल सके। मैं देख रहा हूँ कि अनसब्सक्राइब का वॉच टाइम ज़्यादा होता है rather than सब्सक्राइब का वॉच टाइम। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद में, लेक्चर को देखने के बाद में वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने कम से कम करीबन 6 न्यूमेरिकल देखे थे। 6 न्यूमेरिकल हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के देखे थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन के जो न्यूमेरिकल्स एमपीएससी डब्ल्यूआरडी आईएएस एग्जाम में पूछे हुए वो हमने देखे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज उसी के आगे का पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो 7वां न्यूमेरिकल्स जो हम कंटिन्यू करेंगे 7 नंबर का न्यूमेरिकल्स है। पिछले लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आना लेक्चर के लिए, तो ये आपको सब समझ में आएगा। तो 7 नंबर का न्यूमेरिकल्स है। देखो न्यूमेरिकल आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ उसे। A rod 10 meter long at 10 degree Celsius is heated to 70 degree Celsius. The free expansion of rod is prevented. मतलब जो एक्सपांशन होने वाला है रॉड में उससे हमको प्रिवेंट करने का है। ठीक है, और इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है E is equal to 210 GPa एंड अल्फा दिया है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -6 per degree Celsius। ठीक है, आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द रॉड इज। आपके पास में चार ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। 151.20 MPa टेंसाइल, 170.83 MPa टेंसाइल, 151.20 MPa कंप्रेसिव एंड 170.83 MPa कंप्रेसिव। दो ही आंसर है, दोनों आंसर टेंसाइल या कंप्रेसिव होने वाले हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जब हमें किसी रॉड का एक्सपांशन रोकना होता है तो वहां जो फोर्स लगाना पड़ता है, जो स्ट्रेस फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेसिव। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो स्ट्रेस का नेचर होने वाला है वो कंप्रेसिव होने वाला है, ये बात तो फिक्स है। क्योंकि अगर कोई रॉड टेम्परेचर इस पे लगाया, इसको हीट किया और उस हीट से ये रॉड थोड़ा एक्सपांड हो रहा और हमको बोला है कि एक्सपांशन को प्रिवेंट करो। अब इस एक्सपांशन को अगर प्रिवेंट करना है तो इस पे ऐसा अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर आप लोग एक्सपांशन को प्रिवेंट करना है तो उस पे अपोजिट कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही आप लोग एक्सपांशन को प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये बात तो पक्की है कि इसके अंदर आप लोगों को कंप्रेसिव फोर्स आने वाला है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आने वाला है। अब टेम्परेचर स्ट्रेस निकालते कैसे हम लोग? टेम्परेचर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू टी इंटू ई। अगर आपने हमारे थ्योरी क्लास के लेक्चर नहीं देखे होंगे, जो थ्योरी लेक्चर है स्ट्रेस स्ट्रेन की, सॉन्ग के हर टॉपिक का थ्योरी लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके जो भी लेक्चर आपने नहीं देखा होगा वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू टी इंटू ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अल्फा कितना दिया है? 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 टेम्परेचर। अब देखो ये टी का मीनिंग क्या है? ये टी का मीनिंग है राइज इन टेम्परेचर। टी का मीनिंग क्या होता है? राइज या फिर फॉल, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इस प्रॉब्लम के अंदर अपने को एक इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस का और फाइनल टेम्परेचर दिया है 70 डिग्री सेल्सियस का। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, जब क्वेश्चन का इमेज आपके सामने आता है तो उसी वक्त उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आप लोगों के पास में क्वेश्चन रहे कम से कम। जब पढ़ाता हूं तब भी क्वेश्चन आपके पास में रहना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमें चला जाता है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस का, और उसको मतलब ये जो रॉड है जिसको अपन ने हीट किया, ये इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस पे था ही, इसको अपन ने 70 डिग्री तक के और हीट करते गए, इसको अपन 70 डिग्री तक के और हीट करते गए। तो एक्चुअल में तुमने कितना हीट किया, एक्चुअल में अपन ने कितना टेम्परेचर रॉड के ऊपर लगाया, तो उसको बोलते हैं अपन राइज इन टेम्परेचर, जो रहेगा 70 - 10 = 60। क्योंकि 10 तो उस रॉड का ओरिजिनल टेम्परेचर था ही, अपन ने सिर्फ 60 डिग्री ऐड किया और उसको 70 तक ले गए अपन। तो जो टेम्परेचर है वो कितना लगाया हमने? 60 लगाया सिर्फ। और इलास्टिसिटी कितनी है? 210 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आपके सारे ऑप्शंस एमपीए में है, एमपीए का मीनिंग होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, और जो ई का वैल्यू दिया है उसका यूनिट दिया था जीपीए। तो जीपीए को अगर एमपीए में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 करना पड़ता। जीपीए को अगर एमपीए में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 करना पड़ता, जो मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 6 में से अगर 3 निकाल दूं मैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 बचेगा इनटू 60 इनटू 210 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। ठीक है, सॉरी ये निकाल दिया आपने, 10 टू द पावर निकाल दिया इसमें से।
अब 12 इंटू 6 कितना होता है, 12 से कम 72, 12 6 + 72, और इसमें जीरो लगा हुआ है, सामने जीरो लगा दिया, 10 टू द पावर -3 इंटू 2 10 2 10 6, ठीक है। अगर आप 720 और 210 का मल्टीप्लिकेशन कर देना रफ में, ये सब आपको बगैर कैलसी के सॉल्व करना है, तो आपको बगैर कैलसी के सॉल्व करने की आदत डालनी होगी, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अगर पढ़ लें रफ में तो आपको मिलेगा 151.20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, इसका कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन का आंसर इतने वाला आने वाला है 151.20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर 3 -3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये कट गया, क्या बचा सिर्फ 151.20 मेगा पास्कल। इसको अपन ने मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लिया था, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, मेगा पास्कल में आएगा। इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो इसका आंसर मेगा पास्कल में नहीं आएगा, ठीक है, बाद में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये गीगा पास्कल में आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को टेम्परेचर स्ट्रेस निकालना था, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम बखूबी बगैर कैलसी के सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़े से कैलकुलेशन करना होता है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपका समय कम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, क्योंकि एक एक मिनट आपका कीमती है एग्जाम के वक्त। आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं दोस्तों, तो ये बहुत एक टफ टास्क होता है डब्ल्यूआरडी एग्जाम के लिए, जेडपी एग्जाम्स के लिए, और एमपीएससी के लिए भी आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर 1 में। तो एमपीएससी के क्वेश्चंस की लेवल भी हाई होती है, तो आप लोगों को अपना प्रैक्टिस इंप्रूव करना होगा बगैर कैलसी के सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप मुझे कुछ फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से हमें कोई इनकम नहीं हो रही है, यूट्यूब हमें कोई अर्निंग प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो अगर आप हमें कुछ फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पेमेंट का लिंक दिया है, या फिर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो, उसका नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है मेरा। तो पिछले वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था और बहुत से लोगों ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प भी की। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आप लोग दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो वहां आपको 24-25 हज़ार रुपए फी है एमपीएससी मेंस की क्लासेस की, प्री की क्लासेस की, और यहाँ आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपने भी कुछ सामने, जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट मिल जाए तो आपने भी सामने कुछ हेल्प कर लीजिए, ठीक है। तो पिछले रिक्वेस्ट से बहुत से लोगों ने हेल्प की है, अगर आप भी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो आपके सामने स्लाइड हो रहा होगा अभी। इफ अ मेटल बार फिक्स्ड एट आइदर एंड इज कूल्ड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बाय 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक मेटल बार है जिसे हमने क्या किया, कूल किया, मतलब कूल किया मतलब क्या, अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर 70 था तो उसको 10 तक के लाया, ये यहाँ क्या था, इनिशियल 10 था उसको 70 तक ले गए अपन। उल्टी भी केस हो सकती है, अगर इनिशियल 70 है उसको 10 तक रिड्यूस किया। वैसे ही इस प्रॉब्लम में क्या किया, टेम्परेचर को कूल, मतलब वो बार को कूल किया बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर बाय 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या किया, टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से क्या किया, रिड्यूस किया, टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस किया, मतलब थोड़ा बार क्या हो गया, कूल हो गया। आपको पता होगा जब बार को हीट करते हैं तो बार थोड़ा फैलता है, एक्सपांड होता है, और जब बार को कूल करते हैं तो बार थोड़ा श्रिंक होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें क्या बोला है, जब आप बार को कूल करोगे तो नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप इन द बार विल बी। जब आप बार को कूल करते हो तो उसमें कौन सा तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा, ऑप्शन है टेंसाइल, कंप्रेसिव, जीरो या नन ऑफ द अबव। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा दिया था मैंने कि अगर आपको एक्सपांशन को रोकना है तो कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर इस बार को आप लोग कूल कर रहे हो तो ये बार थोड़ा श्रिंक होगा, मतलब थोड़ा कंप्रेस होगा, और अगर आप इस कंप्रेशन को प्रिवेंट करना है, इस कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करना है, तो आपको ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ये बार पहले इस बार की लेंथ इतनी थी और अगर श्रिंक होके ये बार इतना हो गया, अब अगर मुझे वापस इस बार को यहां से यहां लाने का है तो टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है लोगों को। तो अगर आप लोग का बार एक्सपांड होता है तो वहां कंप्रेसिव फोर्स लगाओ, और टेम्परेचर कूल करने से बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां टेंसाइल फोर्स लगाओ। मतलब इसका ऑप्शन क्या है, टेंसाइल फोर्स अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। कुछ भी दिक्कत जा रही होगी बच्चों तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए रहता है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिफिकल्टीज बेझिझक पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता है। आप देख रहे होंगे कि अभी तक मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं जिसका रिप्लाई तुरंत नहीं दिया होगा, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर्स है, बहुत से लेक्चरर्स है, बहुत से प्रोफेसर है जो
सक्सेसफुल होने के बाद में अपने सब्सक्राइबर को भूल जाते हैं, लेकिन आपको मेरे साथ में ऐसी दिक्कत कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। लीड, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। देखो, लीड एज अ मटेरियल यूज्ड इन कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन, और उसमें ई दिया है 15 जीपीए और के दिया है 50 जीपीए। आपको पूछा है व्हाट इज म्यू। एक लीड एक मटेरियल है, एक मेटल है, लीड एक मेटल है जिसे अपन यूज कर रहे हैं, और उस लीड का अगर ई दिया है और के दिया है तो उस लीड का म्यू कितना आएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू। ऑप्शन है आपके सामने 0.225, 0.30, 0.40, 0.45, ठीक है। तो ये देखो, अब अपने को इसमें ई दिया है 15 जीपीए और के दिया है, ई दिया है और के दिया है और म्यू निकालना है। इसका सीधा सा मीनिंग एक ही निकलता है कि अपने को E इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू का इक्वेशन लगाना है, ठीक है। अब ई दिया है 15, के दिया है 50, 1 - ट्वाइस म्यू, म्यू तो निकालना है। ये 3 × 50 मतलब 150 को इधर लेके आ जाओ, 50/150 कर लो, 15/150 कर लो, यहाँ बचा 1 - ट्वाइस म्यू। 15 × 15, 15 × 10 150, 15 × 10 150, मतलब 1/10 हो गया। 1/10 का मीनिंग क्या होता है 0.1, उधर बचा 1 - ट्वाइस म्यू। इस ट्वाइस म्यू को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा प्लस, और ये पॉइंट म्यू को उधर भेज दो, वो हो जाएगा माइनस। यहाँ आ रहा फिर अपने पास में अब ट्वाइस म्यू इज इक्वल टू 0.9, 0.1 है बच्चों, 1 - 0.1 क्या मिल रहा है अपने को 0.9 मिल रहा। अब म्यू इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय 2 कर दो, 0.45 का ऑप्शन है कि नहीं है देख लो। पहले तो क्वेश्चन एक बार आपके सामने और दे देता, देख लो 0.45 का ऑप्शन है कि नहीं अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर वो डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को। इलास्टिक कांस्टेंट के सारे रिलेशन ध्यान में रखो। इसके पहले भी इलास्टिक कांस्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स में अपलोड किए थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर है वो, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वो भी न्यूमेरिकल्स। और अभी जितने न्यूमेरिकल्स पढ़ा है इलास्टिक कांस्टेंट के सब कर दो। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब आईएएस में कम से कम एक साल में 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, एक स्टेज के सिर्फ। तो हर क्वेश्चन तो मैं कवर नहीं कर सकता ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने आप लोगों को हर टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे हुए एक दो क्वेश्चन मैं हर टॉपिक के ले ले रहा हूँ, ताकि आपको हर टॉपिक का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो समझ जाए। अब इसके ऊपर से कुछ नया क्वेश्चन भी आया तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अगर आप कंसेप्ट समझ लो तो आप सॉल्व कर पाओगे। डोंट ऐसा मत समझो कि हर क्वेश्चन मेरा कवर होना चाहिए, कंसेप्ट को समझ लो ताकि आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार ऑफ डायमीटर, देखो आपके सामने आएगा अभी, देखो अ बार ऑफ डायमीटर 30 mm is subjected to tensile load. A bar of diameter 30 mm is subjected to tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm, तो उस पे कुछ लोड लगाया अपन ने, लोड कितना लगाया पता नहीं, लेकिन लोड लगाने के बाद में जो बार की लेंथ थी 200 mm की, वो क्या होगी बढ़ गई। टेंशन लगाया ना, टेंशन से क्या होगा बार की लेंथ बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ गई बार की लेंथ, बार की लेंथ बढ़ती है 0.09 mm से, ठीक है। और जो लोड और जो बार की ओरिजिनल लेंथ थी वो थी 200 mm की, और जो डायमीटर था बार का वो था 30 mm का, ठीक है। 30 mm के बार पे उसकी लेंथ 200 mm की थी, जब उस पर टेंसाइल लोड लगाया तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई 0.09 mm से। और जब एक डायमेंशन बढ़ता है तो ऑब्वियस है दूसरा डायमेंशन कम होता है। अगर इस बार की इसको खींचोगे ऐसा, लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या डायमीटर कम होते जाएगा। तो अगर लीनियर स्ट्रेन बढ़ता है लैटरल स्ट्रेन कम होता है। तो उसने बोला है कि डायमीटर क्या हो रहा है रेड्यूस हो रहा है, देखो बोला है आगे क्वेश्चन में, एंड चेंज इन डायमीटर इज 0.0045, 0.0045 द पॉइजन्स रेशियो विल बी, मतलब म्यू निकालना है आप लोगों को। ऑप्शंस आपके पास में दिए हैं 1/4, 1/3, 1/4.5 या फिर 1/2, ये आपके पास में चार ऑप्शंस है। अब ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को बगैर कैलकुलेशन के कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें सब सारे आंकड़े भी सब 0.09 दिया है, 0.0045 दिया है, ऐसे वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे बगैर कैलकुलेशन के। तो देखो आपको मैं इसकी भी ट्रिक बताता हूँ, इसे कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, कैसे टैकल कर पाओगे। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यू का फॉर्मूला क्या है।
म्यू का फॉर्मूला है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है म्यू का। अब लेटरल स्ट्रेन अगर निकालना है एक साथ में पुट कर दो, पूरी लेटरल स्ट्रेन की फॉर्मूला और लीनियर का फॉर्मूला एक साथ में पुट करो, अलग अलग मत निकालो, अलग अलग निकालने को तो जमेंगे नहीं आपको आंसर निकालना। पहले आपके आंसर रेशो में है, डेसिमल में नहीं है, एक साथ में पुट कर दो। लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा डी अपॉन डी और लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। इतना समझते हैं आप लोगों को। ये लेंथ मतलब लीनियर डायमेंशन है, डायमीटर मतलब लेटरल डायमेंशन है। तो डायमीटर का चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमीटर लेटरल स्ट्रेन, लेंथ का चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो डेल्टा डी कितना दिया है, देखो कितना दिया है 0.0045 और डायमीटर कितना दिया है 30 अपॉन डेल्टा एल कितना दिया है 0.09 अपॉन लेंथ कितना दिया है 200 mm। देखो इसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है। आपने डाटा ये होता आपने लिख लिया होगा, साथ साथ में ये सारे क्वेश्चंस लिखते जाओ, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं। जब तक मैं लिखता हूं तब तक आपका भी लिखना साइमल्टेनियस हो जाना चाहिए, या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। देखो अब देखो ये 45 देखो यहाँ से और 30 देखो यहाँ से, दोनों भी नंबर को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 टू जा होता है 30 और 15 थ्री जा होता है 45। लेकिन यहाँ इसको जब हमने 0.0045 इस नंबर को आप जो 15 से डिवाइड करोगे तो वहां एक जीरो बढ़ जाएगा बच्चों। अभी 0.003 दिख रहा है ना, ऐसा नहीं दिखेगा। अपन पूरे के पूरे सिर्फ 45 पर डिवाइड नहीं कर रहे, अपन पूरे के पूरे इस टर्म को 15 से डिवाइड कर रहे। मतलब 0.0045 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर इस तरह से दिखेंगे आप लोगों को 0.003, 0.003 नहीं 0.0003, 3 जीरो दिखेंगे, आंसर कम होगा ना। इस नंबर को आप डिवाइड करें 15 से तो आंसर कम होगा ना। अगर आप 0.03 लिखोगे तो आंसर बढ़ गया है, तो पहले 45 था अब, तो इसीलिए आप लोगों को 15 से डिवाइड करने के बाद में आंसर कम होना चाहिए, तो एक जीरो और बढ़ा देने का, ठीक है। और नीचे मैंने क्या लिखा, नीचे मैंने लिखा 15 टू क्या था 2 आया नीचे, बराबर 15 टू 30, नीचे 2 आ गया। अब अगर मेरे को ये 3 जीरो मैं यहां डाल दूं, ये 4 जीरो बोल दूं, ऊपर सिर्फ मैं 3 लिखूंगा, ऊपर सिर्फ क्या करेंगे अपन 3 लिखेंगे बस। तो ये चारों जीरो अगर नीचे डाल दूं तो क्या हो जाएंगे 3 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। ये चारों जीरो को अगर मैं नीचे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 3 लिखना है मेरे को और नीचे क्या आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। 4 जीरो आ गया ना, इसमें 3 जीरो इसमें 1 जीरो आ गया, 4 जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं 9 एज इट इज लिखता हूँ, 9 में एज इट इज रहने देता हूँ ऊपर का, नीचे ये जो टर्म डिनोमिनेटर की इसमें 9 मैंने एज इट इज रहने दिया और ये 2 जीरो है इसको मैं नीचे डाल देता हूँ। मतलब ये भी हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, बराबर, वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अब ये 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 हो गया कैंसिल, ये 3 1 जा 3, 3 3 3 जा 9, क्या आया आंसर 1/3। आंसर क्या आया 1/3। सिंपल कर पाए अपन इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े से कुछ ट्रिक्स आजमाने पड़ेंगे तो हम बगैर कैलसी के आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों ये लेक्चर्स को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोगों को पता चले कि हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एमपीसीपी के लिए, डब्ल्यूआरडी के लिए, जेडपी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनका इंस्टीट्यूट में कुछ पैसे ना खर्च हो। जहाँ 20,000 रुपये लोग दे रहे और फिर भी ढंग का नहीं पढ़ा रहे तो क्या फायदा। तो आप लोग हमारे वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करा, ठीक है। कितने मिनट का वीडियो होगा देखते पहले हम लोग। तो चलिए 19 मिनट का वीडियो हुआ है अभी एक तो न्यूमेरिकल हम और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों न्यूमेरिकल थे सारे, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो थे ये स्ट्रेस स्ट्रेन से संबंधित थे। स्ट्रेस स्ट्रेन के आप लोगों को मैंने हर टॉपिक का न्यूमेरिकल पढ़ा दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टेम्परेचर स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट, बेसिक प्रॉब्लम जो स्ट्रेस स्ट्रेन के है, ये जो फॉर्मूले के प्रॉब्लम है ये सब पढ़ा दिए। इसमें से कोई प्रॉब्लम आया थोड़ा अलग भी आया तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, आपका कंसेप्ट समझ गए आप लोग, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम एसएमटी ब्यूटी से रिलेटेड, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर जो अपलोड किए थे उसमें दिया था मैंने, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके दिए, उस वीडियो को आपने देखा भी होगा।
नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वहां से आप लोग सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको नहीं देखा होगा वो आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों ये। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन ऐसा है, द बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर। एक बीम है जो फिगर में दिया है, उसका नाम है PQRS और उसका फिगर इस तरह से दिया हुआ है। देखो ओवरहैंग बीम है, इधर का सपोर्ट हिंज है, इधर का रोलर है और यहाँ एक लोड दिया हुआ है और यहाँ पे एक लोड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ का तो पता है 12 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ का W है। ये PQRS बीम का नाम है। ये जो डायमेंशन दिए है इसका स्पैन 2 मीटर का दिया है, ये स्पैन 6 मीटर का दिया हुआ है और ये वापस से 2 मीटर का दिया है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला नीचे, क्वेश्चन देखो आप लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन एट R, मतलब R पे जो रिएक्शन आने वाली है वो Q पे आने वाली है, लेकिन जो रिएक्शन R पे आने वाली है वो R का रिएक्शन क्या है, 0 है। जो रिएक्शन R पे आने वाली है वो 0 है। अगर ये रिएक्शन 0 है तो लोड W कितना आएगा, अगर ये रिएक्शन 0 पुट करते हो तो ये लोड W कितना आएगा। ऑप्शन आपके पास में दिया है 2 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। देखो अब अगर दो सपोर्ट है रोलर और हिंज, आपको ये पता होना चाहिए कि रोलर और हिंज जब आते हैं तो हम सिर्फ हिंज सपोर्ट पे ही मूवमेंट को 0 कर सकते हैं। वी कैन ओनली कंसीडर द मूवमेंट एट हिंज सपोर्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर मैंने कंडीशन लगाया कि समेशन ऑफ मूवमेंट एट Q पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो क्या मिलता अपने को। सबसे पहले Q के लेफ्ट साइड में एक लोड है 12 का, कैसा घूम रहा है लोड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, 12 into 2 मतलब -12 into 2 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव। बाद में R का रिएक्शन है R into 6, लेकिन R तो 0 है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा, -0 into 6। और ये एक फोर्स है W कैसे घूमता है क्लॉकवाइज, डिस्टेंस क्या है उसका 8, W into 8 क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब पॉजिटिव, तो प्लस W into 8 इक्वल टू 0। क्या मिलता है देखो 12 into 2 -24 और ये प्लस W into 8 मतलब 8W, ये 0 हो जाएगा, 0 into 6 -24 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 8W इक्वल टू 24, मतलब W इक्वल टू 24/8 3 किलो न्यूटन, W इक्वल्स टू 3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था एकदम, लगता है आप लोगों को डबल साइड हो रहेंगे और कैसे सॉल्व करो, लेकिन अगर आप कंडीशन लगाते हो इक्विलिब्रियम के तो आप लोग एसएटीपीटी के प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर पाते हो। ये क्वेश्चंस आईएएस के 2000 में पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो पहले भी लिए मैंने वो आईएएस में पूछे हुए हैं। मैं ऑलमोस्ट सारे आईएएस के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आईएएस के क्वेश्चन मैंने देखा है कि एमपीएससी में पूछे हुए हैं, डब्ल्यूआरबी में पूछे हुए और एसएससी में पूछे हुए हैं। तो आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो बच्चों, आपको आईएएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मैं थोड़ा मिक्सअप कर रहा हूँ, आईएएस की भी ले रहा हूँ, एमपीएससी की भी ले रहा हूँ, डब्ल्यूआरडी की भी ले रहा हूँ। तो मेरे लेक्चर से आप लोग ऑलमोस्ट सिविल इंजीनियरिंग के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। तो आई एम नॉट कंडक्टिंग लेक्चर्स फॉर ओनली वन स्पेसिफिक एग्जाम, सिर्फ डब्ल्यूआरडी के लिए पढ़ो भाई, बाकी एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकते क्या सर अपन, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमपीएससी, आईएएस, गेट, डब्ल्यूआरडी, जेडपी, एसएससी, डब्ल्यूसीडी, एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, डीएमआरसी, कोई भी एग्जाम आप लोग दो, मेरे लेक्चर्स आप लोगों को हर एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो और भी कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स मैं निकाल के रखे थे, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है तो मुझे अपलोड करने की दिक्कत आती है। ठीक है, तो और बहुत जल्द हम एमपीएससी मेंस के लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले गूगल मीट से। तो अगर आप लोगों को एमपीएससी मेंस के पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 5000 रुपीज़ का पेपर 1 का। तो अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस एमपीएससी मेंस के पेपर 1 के करने होंगे, प्री एग्जाम के पहले हम पेपर 1 खत्म कर देंगे और प्री के बाद में हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड उसके अंदर होंगे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ताकि आप लोगों को एमपीएससी मेंस के भी स्टडी साथ साथ में होती है। जो एमपीएससी की पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, तो मेंस का जो पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, इतना सारा पोर्शन रिकॉर्डेड वीडियो से पूरा करना कम जरूर सफिशिएंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस लेंगे, जिसमें हम लोग 1 से 2 से 3 घंटे भी 3 घंटे का क्लास चलेगा अपना 4 से 7 बजे तक के। तो 18 जुलाई से हम लोग एमपीएससी मेंस के लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दो, व्हाट्सएप पे अपना नाम एनरोल कर दो और फिर आपको मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दूंगा, वो आपको फिल कर देना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, थैंक यू।